अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम जिस किस्से की बात करने वाले हैं या फिर जिस सफर की बात करने वाले हैं वो स्टार्ट तो हुआ, लेकिन वो कब खत्म हुआ या कभी खत्म हुआ भी और किस तरीके से खत्म हुआ ये किसी को पता नहीं चला। हम बात करेंगे फ्लाइट MS-370। फ्लाइट MS-370 का ये सफर टोटल 5 घंटे का होना था, जो कि कुआलालंपुर और बीजिंग पर आके एंड होता। टोटल 200 किलोग्राम फ्यूल इसमें कंज्यूम होना था और अब ये सफर स्टार्ट हो चुका था। कैबिन क्रू और पैसेंजर को मिलाकर टोटल अराउंड 150 मेंबर्स इस जहाज में ट्रेवल कर रहे हैं। टोटल 12 क्रू मेंबर्स थे इस जहाज में, जिसमें से 53 ईयर ओल्ड कमांडर पायलट जो थे वो ड्राइव कर रहे थे इस एरोप्लेन को, जिनका नाम जहीर अहमद शाह था। 53 ईयर ओल्ड सीनियर कमांडर इन ऑफिसर थे और उनके साथ उनके को पायलट अब्दुल हमीद जो 27 ईयर ओल्ड थे और उनकी फर्स्ट फ्लाइट तो नहीं थी, लेकिन वो अभी इनसे जूनियर थे। उसी के साथ साथ जो इसमें थे, क्योंकि ये जो फ्लाइट थी वो कुआलालंपुर से बीजिंग की तरफ जा रही थी, तो 153 चाइनीज थे, अराउंड 50 के करीब मलेशियन थे और फिर जो बाकी न्यूजीलैंड और ताइवान से थे। बेसिकली फ्लाइट ने जो टेक ऑफ किया वो 12:41 AM पे किया और अराउंड 1:01 पे रात के ये अपने 35,000 फीट के एल्टीट्यूड पे पहुंच चुकी थी। जिसके बाद जो है इसमें डिफरेंट सिग्नल भेजे गए एविएशन की तरफ से, ग्राउंड स्टाफ की तरफ से, और इसमें काफी एक्सचेंजिंग हुई। बेसिकली जो ये एक्सचेंज होती थी, ये एयरक्राफ्ट कम्युनिकेशन एड्रेसिंग एंड रिपोर्टिंग सिस्टम, जिसे हम ACARS से भी कह सकते हैं, उनकी तरफ से जो लास्ट मैसेज प्लेन की तरफ भेजा गया था वो 1:07 पर भेजा गया था। जिसके बाद प्लेन का रिप्लाई तो आया, लेकिन उसके बाद जो जिम्मेदारी थी वो ताइवान के करीब जो एविएशन थे या फिर जो भी एयरपोर्ट सिक्योरिटी थी उनकी थी, लेकिन ना उनको वो प्लेन की कोई इस तरीके से कोई सिग्नल मिला और ना ही मलेशियन एविएशन को इस तरह से कोई वापस सिग्नल मिला। अगर हमें ये बात जानने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये एयरक्राफ्ट कम्युनिकेशन एंड एड्रेसिंग रिपोर्टिंग सिस्टम है क्या, बेसिकली ACARS। तो बेसिकली ये एक डेटा लिंक सिस्टम है जिसके जरिए जो है हम एविएशन मींस एरोप्लेन और जो ग्राउंड स्टाफ है उनके दरमियान मैसेजेस एक्सचेंज करते हैं। मसलन कि अगर यहाँ से कोई प्लेन अगर उड़ चुका है, तो वो जब अपने 10,000 एल्टीट्यूड पे पहुंचेगा तो वो ऑन द ग्राउंड स्टाफ उन्हें इन्फॉर्म करेगा और ग्राउंड स्टाफ भी इस बात को यकीनी बनाएगी कि आपका जो पाथ है वो क्लियर है या नहीं है। बेसिकली यही काम होता है। जब ये अपने बिल्कुल एल्टीट्यूड पे पहुंच गया था, प्लेन अपने पाथ में जा रहा था, तो ऐसा क्या हुआ जिसके बाद प्लेन अपने पाथ से बिल्कुल हट गया? आइए जानते हैं आगे वीडियो में। और क्या बात हुई ग्राउंड स्टाफ और एविएशन की और उनके लास्ट मैसेजेस क्या थे, इस सब वीडियो में आपको पता चलेगा। लास्ट की कुछ ट्रांसमिशंस जो एक्सचेंज हुई कैप्टन जहारी अहमद और जो ग्राउंड स्टाफ था उनके दरमियान, उससे ये पता चलता है कि जो अराउंड 1:06 पर एक ट्रांसमिशन जो थी वो एक्सचेंज हुई, जिसके मुताबिक जो प्लेन के फ्यूल के बारे में बताया गया कि वो अराउंड 35,000 किलोग्राम का फ्यूल अभी है प्लेन में। जबकि उसके बाद जो ट्रांसमिशन आई वो जहारे अहमद की तरफ से आई थी, जिसमें उन्होंने एक्नॉलेज किया था कि गुड नाइट होम इंची एयरपोर्ट, और जो उनके भी जो रेडियो सिस्टम था या फिर जो भी सिग्नल सिस्टम था उसे रेफर करते हुए, जिसके रिप्लाई में उन्हें भी गुड नाइट ऑफर आया था। इसकी वीडियो आप देख सकते हैं। 350 Malaysian 370 Malaysian 370 contact Ho Chi Minh 120.9 good night. Good night Malaysian 370. अब जो था प्लेन मलेशियन एयरलाइंस से बाहर जा चुका था और अब वो वियतनामीज एयर स्पेस में आ चुका था और अब उन्हें वियतनामीज एविएशन या फिर ग्राउंड स्टाफ से रब्ता करना था। लेकिन जब रास्ते में ताखीर हुई तो रेडार पर जहाज़ को फाइंड किया गया, लेकिन जहाज़ एक नॉर्थ पर जाकर मलेशिया के जब अपने हाफ पाथ पे था वियतनामीज के करीब, वो गायब हो गया सिविलियन रेडार से। लेकिन जब मिलिट्री रडार से राब्ता किया गया तो मिलिट्री रडार पर जहाज़ बिल्कुल वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा था, लेकिन यहाँ बात ये थी कि उस पर भी वो गैर मुतवक्किर टर्न्स ले रहा था और ये टर्न्स लेते लेते वो मैले पेनिनसुला और इंडियन ओशियन
तक के करीब पहुंच चुका था, जो उसका रूट भी नहीं था। और उसके बाद ये मिलिट्री रडार से भी गायब हो गया और अब तक इस जहाज़ से कुछ पता नहीं है। आइए जानते हैं कि इसके सर्च ऑपरेशन में कौन कौन सी चीज़ें सामने आई और कौन कौन सी थ्योरीज हैं जो बिलीव करते हैं लोग के इस जहाज़ के साथ पेश आई होंगी। ये सब होने के बाद फ़ौरन ही 14 अक्टूबर 2014 को इसमें सर्च ऑपरेशन स्टार्ट कर लिया गया और फ्लाइट MS-370 का सर्च ऑपरेशन एविएशन हिस्ट्री का सबसे एक्सपेंसिव सर्च ऑपरेशन जाना गया। और इसमें जो है बिल्कुल अंडर वाटर रिसर्च की गई, डिफरेंट आइलैंड्स पे रिसर्च की गई जो उसका पाथ था MS-370 का। और इसमें लगभग $56 मिलियन का खर्चा आया एविएशन का, जिसमें आपके जो भी खर्चे थे उन्हें किया गया। और ये एक कंटिन्यूसली किया गया एक ऑपरेशन था, इसमें कोई डिले नहीं था, कोई ब्रेक नहीं थी। इसमें अराउंड ये अक्टूबर से लेकर 2014 से मई तक 2015 तक चलना था। लेकिन जब जुलाई आया 2015 का, इसे एक्सपेंड किया गया और जुलाई में अराउंड रीयूनियन आइलैंड के करीब एक लीडर में कुछ गन में इसके फ्लैप्रॉन मिले जहाज़ के। बेसिकली ये फ्लैप्रॉन होता क्या है? फ्लैप्रॉन जहाज़ का जो पर होते हैं उसके ऊपर के पार्ट होता है, उसे फ्लैप्रॉन कहा जाता है। और काफ़ी रिसर्च के बाद ये पता लगा कि ये MS-370 का ही फ्लैप्रॉन है। लेकिन ये फ्लैप्रॉन मिलने का मकसद ये नहीं था कि हमें जो है रिजल्ट मिल गया, क्योंकि फ्लैप्रॉन एक पार्ट है और उसके बगैर भी जो है वो अच्छी खासी लैंडिंग कर सकता है एक प्लेन। तो आप रिजल्ट अभी तक जो है उसका नहीं निकल सका। इसके बाद जो है काफ़ी इंटरनेशनल इन्वॉल्वमेंट भी देखी गई, जिसमें चाइना, बांग्लादेश, मलेशिया, वियतनाम, फिलीपींस, इन सब मुल्कों ने कंट्रीब्यूट किया और इस ऑपरेशन को कंट्रीब्यूट करके आगे हिस्से में लेकर गए। लेकिन फिर भी अब तक इस ऑपरेशन का कोई जुज़ नहीं निकला। बेसिकली अभी नियरली अराउंड 1 महीना पहले दी गार्जियन की एक रिपोर्ट में जो है कहा गया है कि ऑस्ट्रेलियंस जो हैं, ऑस्ट्रेलिया सर्च ऑपरेशन कंपनी है, वो दोबारा इस मिशन को करना चाहती है MS-370 को। उनके कुछ नए रूट के करीब, उनके कुछ जो नए रूट हैं रीयूनियन के करीब, उन्हें इस ऑपरेशन को वापस कंडक्ट करना है। तो अराउंड कोई 12 साल बाद और ये वापस होगा सर्च ऑपरेशन, जो बिल्कुल एक नाकाम ऑपरेशन था उसे वापस किया जाएगा ऑस्ट्रेलियन सर्च ऑपरेशन कंपनी। हाँ, एक बात हमें जहन में रखनी चाहिए है कि जब भी इस तरीके से कोई अनसॉल्व मिस्ट्री हमारे सामने आती है तो काफ़ी सारी डिफरेंट थ्योरीज भी आती हैं। लोग अपने पर्सपेक्टिव देते हैं, डिफरेंट थ्योरीज आती हैं, डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट आते हैं, डिफरेंट जो है सोशियो इकोनॉमिस्ट आते हैं और वो अपनी एक डिफरेंट थ्योरीज देते हैं। इसी हिसाब से इसकी भी कुछ मेजर थ्योरीज हैं, वो हम डिस्कस करते हैं, जिसपे ये देखा जाता है कि ये सस्पेक्टेड थ्योरीज हैं जिससे हम रिजल्ट को निकाल सकते हैं। ये जो पहली थ्योरी है, ये मुझे भी जानकर जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मुझे काफ़ी अजीब लगा और आपको भी अजीब ही लगेगा। जो पहली थ्योरी वो ये कहती है कि पायलट ने जानबूझकर इस जहाज़ को गिराया होगा या क्रैश कराया होगा। अब इस पे अगर हम थोड़ी बहुत जो टीम की तरफ से रिसर्च की गई तो उससे पता चलता है कि जो कैप्टन जहारी थे, जो सीनियर कैप्टन थे, 53 ईयर ओल्ड, जो कैप्टन कमांडर थे, उनकी पर्सनल लाइफ में कुछ इश्यूज चल रहे थे जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान थे। और दूसरी बात ये देखी जाती है कि कैप्टन जहारा ने फ्लाइट सिमुलेटर, अब ये फ्लाइट सिमुलेटर बेसिकली एक गेम की तरह होता है जिसमें फ्लाइट से पहले प्रैक्टिस की जाती है कि जो हमारे जो पायलट है वो नॉर्मल है या नहीं है। उस पर इन्होंने इस चीज़ की कोशिश भी की थी प्लान क्रैश करने की। लेकिन अब इस चीज़ का कोई ठोस सबूत मिलता नहीं है कि इस तरीके से जो है प्लान क्रैश किया गया। इसका कोई ठोस सबूत मिलता नहीं है, तो इस वजह से इस थ्योरी को रिजेक्ट किया गया। जो दूसरी थ्योरी है ये कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल लगती है। बेसिकली ये हाइपोक्सिया थ्योरी है। हाइपोक्सिया मीन्स कि इस थ्योरी के मुताबिक जो है ऑक्सीजन की कमी हो गई होगी प्लेन में, जिसकी वजह से जो पायलट और जो पैसेंजर हैं वो बेहोश हो गए होंगे और जो प्लेन है वो ऑटो पायलट की वजह से उड़ता रहा होगा और एक स्टेट पर आके क्रैश हो गया होगा। लेकिन इसकी भी कोई ठोस सबूत मिलता नहीं है इस थ्योरी का। जिस तरह पहली वाली रिजेक्ट हुई थी, इसे भी रिजेक्ट कर दिया। जो तीसरी थ्योरी यहाँ पर निकाली गई वो टेक्निकल फेलियर की निकाली गई।
कि शायद कोई टेक्निकल फेलियर जैसे कि आग लग जाना या फिर इंजन में कोई ख़राबी आ जाना जिसकी वजह से जो प्लेन था वो क्रैश कर गया या अपने पाथ से डिफॉर्म कर गया, डीपाथ कर गया। लेकिन इस थ्योरी की भी कोई सबूत नहीं पाया जाता और कोई जो है ज़रा भर भी इस बात पर यकीन करेगा नहीं, क्योंकि आप बिला वजह किसी बात पे यकीन कैसे करेंगे जब तक आपके पास कोई सबूत है नहीं। जो थ्योरी आखिरी निकाली गई वो बेसिकली जो है थोड़ी बहुत प्रैक्टिकल लगती है, लेकिन ये भी उतनी कारआमद साबित नहीं हुई। जिस तरीके से बाकी तीन रिजेक्ट हुई ये भी रिजेक्ट ही हुई। बेसिकली ये हाईजैकिंग की थ्योरी थी कि प्लेन को हाईजैक्ट करके किसी ऐसे मुकाम पर लेके जाया गया हो जो बिल्कुल अनजान हो, लेकिन इसकी भी इस तरीके से इन्वेस्टिगेशन के बाद कोई सबूत नहीं मिला जिससे ये प्रूफ हो कि प्लेन को हाईजैक किया था। और इस तरह जो चारों थ्योरीज थी वो बिल्कुल पानी में चली गई जहाज़ की तरफ और इसके कोई सबूत नहीं मिलता कि प्लेन के साथ आखिर हुआ क्या था, और ये एक मिस्ट्री ही है। आज 12 साल बाद भी फ़्लाइट MS-370 की जो मिस्ट्री है वो सॉल्व नहीं हो पाई। वन ऑफ द सेफेस्ट मोड ऑफ ट्रैवल आज एक सवाल बन के रह गया है हम सब के लिए, और ये बात हो रही है 2014 की। अब 2022 और 2024 चल रहा है, जिसमें हम देखते हैं कि काफ़ी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं और अब ये सही में एक सेफेस्ट मोड है ट्रैवल के लिए। लेकिन इस तरीके से वाक़यात जो है वो इंसान को दहला देते हैं, दिल जला देते हैं। आप उनके घर वालों के बारे में सोचिए जो आज तक इंतज़ार करते रहते हैं अपने घर वालों का, अपने फैमिलीज़ का, कि वो कभी आएंगे और कभी उनके दरवाजे पे दस्तक होगी जिसकी वजह से वो उनके जो प्यारे थे वो वापस लौट आएंगे। लेकिन अब तक इसकी कोई ख़बर आई नहीं है और अब इंटरनेशनल जो रिसर्च थी उसमें भी कमी देखी गई है, क्योंकि जाहिर है एक हद तक रिसर्च होती है, एक हद तक सर्च होती है हर चीज़ की। हम दुआ करते हैं कि फ़्लाइट MS-370 के और भी जो भी इन्वेस्टिगेशन टीम है उन्हें उसके बारे में पता चले, और जो प्यारे हैं कम से कम उनको इतना पता चले कि उनके घर वाले एटलीस्ट डेड हो चुके हैं, ताकि वो एक जो दिल में अरमान होता है वो लेकर ना बैठे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारा यही गोल है कि हम आपकी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करते रहें। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, आपके लिए आसान है लेकिन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। इस तरीके से आपकी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड होगी और हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़, हमारा मोटिवेशन बूस्ट हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कमेंट में बताएं अगला आपको कौन सा वीडियो चाहिए। थैंक यू।